नमस्कार। आज हम एक नए अध्याय रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोकड़ का व्यवसाय में एक अत्यधिक महत्व है। हर व्यावसायिक संस्थान ये चाहता है कि उसे ये जानकारी मिलती रहे कि रोकड़ हमारे पास कितनी आई है और कितनी गई है, हमें क्या आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण उसकी परिभाषा लें तो रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय किसी दी हुई अवधि में एक निश्चित अवधि जो सामान्यतया 1 वर्ष की होती है, तो उस अवधि में रोकड़ आवश्यकताओं के निर्धारण और उनकी पर्याप्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से जो भी विभिन्न शीर्षक हैं उनके अंतर्गत रोकड़ के साधनों और उनके उपयोगों से बनाया गया रोकड़ के प्रवाह का विवरण है। जिन जिन साधनों से हमें प्राप्त होती है उनके संबंध में हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, जिनमें रोकड़ का अंतर्वाह और बाह्यवाह होता है, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। तो जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी परिभाषा के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। Cash flow statement is a statement setting out the flow of cash under different heads of sources and their utilizations to determine the requirements of cash during the given period and to prepare for its adequate provision। ये ICMA के द्वारा दी गई एक परिभाषा है। तो यहाँ पर रोकड़ प्रवाह विवरण में जो रोकड़ है उससे आशय रोकड़ कोष से है, कैश फंड से है। और ये कैश फंड जो हैं उनका जो अर्थ हमारे सामने आता है वो आता है, उसमें शामिल होता है कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट में हम अल्पकालीन और तुरंत तरल होने योग्य विनियोग उनको शामिल करते हैं जिनके मूल्यों में परिवर्तन के कारण कोई जोखिम नहीं होती है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक डेफिनेशन आपके सामने मैंने रखी हूँ। अब आते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पहला उद्देश्य तो यह है कि भविष्य में रोकड़ के विभिन्न स्रोतों एवं उपयोगों का पूर्वानुमान। हमारे पास में पिछले कई वर्षों के रोकड़ प्रवाह विवरण होते हैं। उन कई वर्षों के रोकड़ प्रवाह विवरणों का जब विश्लेषण करते हैं तो उसके आधार पर ही हम भविष्य में रोकड़ के क्या स्रोत हो सकते हैं और कैसे क्या उपयोग हो सकते हैं उनका एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ये उसको लगाने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। दूसरा है वित्तीय नीतियों का निर्धारण एवं समन्वय स्थापित करने में सहायता। तो इसमें भी रोकड़ प्रवाह विवरण द्वारा ही हम वित्तीय नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैश कहाँ से आएगा, कैश कहाँ जाएगा, तो उसी के आधार पर कितना आएगा कितना जाएगा, नीतियों का निर्धारण करते हैं। और फिर जो भी हमारी नीतियाँ होती हैं अलग अलग प्रकार की, उनमें हम समन्वय स्थापित कर सकते हैं। फिर है नगद कोषों की स्थिति में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा ही, जैसा मैंने कहा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही हम इसको जो रोकड़ है उसका आशय रोकड़ के कोष से लेते हैं, नकद कोष से। तो एक पर्टिकुलर अवधि में जो भी हमारी पीरियड है, पर्टिकुलर पीरियड और दूसरे पीरियड में क्या डिफरेंस आया है, तो जो परिवर्तन आते हैं एक समय अवधि से दूसरी समय अवधि में, उसका भी हम विश्लेषण करते हैं। फिर है बजट के मौलिक पूर्वानुमानों की वास्तविक परिणामों से तुलना द्वारा नियंत्रण। नियंत्रण करने के लिए आवश्यक यही है कि बजट के जो भी हमने मौलिक पूर्वानुमान पहले बनाए थे और वास्तविक परिणाम क्या निकल करके आए हैं, तो जो भी अंतर आता है उस अंतर को हम दूर करने का प्रयास करते हैं, उनको नियंत्रित करने का भी प्रयास करते हैं। फिर है संस्था की शोधन क्षमता का अनुमान, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि लास्ट में हमारे पास कैश कितना है और हमारे पास सोर्सेज क्या रहे हैं। तो ये सारी बातों का जब विश्लेषण करते हैं तो संस्था की शोधन क्षमता जो है उसका भी अनुमान हम रोकड़ प्रवाह विवरण के द्वारा लगा सकते हैं।
अब हमारे पास हम तीसरा जो बिंदु है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है हमारे रोकड़ प्रवाह विवरण के उपयोग क्या है, उसका महत्व क्या है, यूजेज एंड सिग्निफिकेंस। सबसे पहला है रोकड़ के आवागमन को प्रकट करना। यानी हम इसके माध्यम से ये देखते हैं कि रोकड़ में कमी अगर हुई है तो उसका क्या कारण है, अगर वृद्धि है तो उसका क्या कारण है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संस्था को बहुत सारे लाभ हो गए हैं, अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट बहुत है, लेकिन कैश का जो बैलेंस है उसमें कमी आ रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा हों, उसके बावजूद भी रोकड़ का जो शेष है, कैश बैलेंस है, उसमें वृद्धि होती है। तो ये किन कारणों से हुआ है, तो उन परिस्थितियों की व्याख्या भी इसके अंतर्गत कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत की जाती है। तो जो कैश का आवागमन हुआ है, जो आया है और जो गया है, उसको भी ये इस माध्यम से कारणों सहित विश्लेषण इसमें किया जाता है। दूसरा है आंतरिक वित्तीय प्रबंध में सहायक। तो हमें ये जब कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से ये पता लग जाता है कि कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से उसके उपयोग हैं, तो संस्था का जब आंतरिक वित्तीय प्रबंध है जिसमें हम लाभांश का भुगतान ले सकते हैं, ऋणों का शोधन ले सकते हैं, संयंत्र की स्थापना ले सकते हैं, इनसे संबंधित जो भी नीतियां होती है उसके निर्धारण करने में भी प्रबंध को सहायता मिलती है। तीसरी बात आती है वित्तीय नीतियों के नियोजन एवं समन्वय में सहायक। देखिए, जैसा कि मैं पहले भी अभी कह चुका हूं कि जो हमारा कैश है वो वित्तीय नीतियों के नियोजन का एक तरह से मुख्य आधार होता है, क्योंकि जो हमारे पास प्रोजेक्टेड कैश फ्लो है उसकी सहायता से प्रबंध को ये जानकारी मिल जाती है कि भविष्य में कितनी रोकड़ प्राप्त होगी, वो रोकड़ कितनी तो आंतरिक साधनों से प्राप्त होगी और कितनी बाह्य साधनों से प्राप्त होगी। तो हमको अतिरिक्त अगर रोकड़ की व्यवस्था करनी होगी तो कितनी अतिरिक्त रोकड़ की व्यवस्था करनी होगी, इसके आधार पे हम रोकड़ बजट बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो तकनीक है वो वित्तीय नीतियों के नियोजन और समन्वय में सहायक सिद्ध होती है। इसके बाद में नियंत्रण में सहायक, इसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया था कि हम पहले से जो पूर्वानुमान है और वास्तविक परिणाम हैं उनकी तुलना करते हैं और उसमें जो अंतर होते हैं उसके कारण को पता लगाते हैं, उसका समाधान, उनके समाधान के लिए विभिन्न जो विकल्प होते हैं उनकी जानकारी करते हैं और फिर कोई उनको सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। तो इस प्रकार रोकड़ प्रवाह विवरण नियंत्रण में भी सहायक होता है। इसके बाद में आता है अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों में सहायक। यानी रोकड़ का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में, क्योंकि रोकड़ का जब हम पूर्वानुमान करते हैं तो अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों के लिए ये जानकारी प्राप्त बता देता है कि संस्था की तरल स्थिति कैसी रहेगी। संस्था को अल्पकाल में उस तरलता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी व्यवहार को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात की जानकारी भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से जान सकते हैं। इसका नेक्स्ट है पूर्वानुमान में सहायक, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। तो हम जो भी हमारे स्रोत हैं, जो भी हमारे उपयोग जहाँ लिया है हमने कैश का, तो जब हम विभिन्न वर्षों के जो रोकड़ प्रवाह के विवरण हमें पता पास में होते हैं और उनका जब विश्लेषण करते हैं तो हम एक ट्रेंड की स्टडी कर सकते हैं। ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड के आधार में ही भविष्य में किस प्रकार के स्रोत रहेंगे, किस प्रकार के उपयोग में कैश को लिया जाएगा, इसका एक पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पूर्वानुमान में भी इस प्रकार से सहायक हो सकता है ट्रेंड की स्टडी के द्वारा। और अंतिम है प्रबंधकीय दक्षता का मापन। यानी रोकड़ की प्राप्ति और उपयोग में प्रबंध की दक्षता और विभिन्न अल्पकालीन वित्तीय सौदों में ये प्रबंध की कार्यकुशलता का मापन भी प्रस्तुत करता है। विक्रय प्रबंध की वसूल नीति में दक्षता परीक्षण की महत्वपूर्ण युक्ति इसको मानते हैं। तो किस प्रकार से हमने सोर्स जो हमारे पास आए हैं और कहाँ कहाँ हमने उसका उपयोग किया है, आवश्यक जहाँ जहाँ प्रबंध को लगता था उसमें किया गया है या नहीं किया गया है, तो प्रबंध की दक्षता का भी इसके माध्यम से हम मापन कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा। आज हम यहीं अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।